Good morning students. So we were dealing with peritoneum. So what is this peritoneum? So peritoneum, it is usually a serous membrane which lines the abdomen and covers the abdominal organs. So this usually consists of following layers, that is parietal peritoneum and visceral peritoneum. तो हम लोगों ने पेरिटोनियम के बारे में पढ़ाई कर रहे थे. जो पेरिटोनियम होता है सेरेस मेम्ब्रेन जो अब्डोमेन को लाइन करता है और उसको उसके ऑर्गन्स को कवर करता है. और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पैराइटल पेरिटोनियम है और दूसरा विसरल पेरिटोनियम है. तो इसमें दूसरा ऑर्गन्स भी है, जैसे कि मतलब इसमें दूसरा पार्ट्स भी है, जैसे कि ओमेंटा. ओमेंटा क्या होता है? ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो स्टमक से कनेक्ट हुआ होता है. ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है जो स्टमक से कनेक्ट हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ओमेंटा. ये दो प्रकार के डिवाइड हुआ है, एक तो ग्रेटर ओमेंटम है और दूसरा है लेसर ओमेंटम. तो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना जो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक, और मतलब ये जो हैंग होता है, मतलब ये जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ना वो हैंग होता है कहाँ से? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से. कहाँ से होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से लेकर फ्रंट सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक. तो ग्रेटर ओमेंटम कहाँ से कहाँ हो रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ द स्टमक से लेकर फ्रंट सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तक. मतलब जो सर्फेस होता है ना आगे वाला सर्फेस स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ तक वो मतलब वहाँ तक वो हैंग हो रहा है. So peritoneum, it is the other structure is like omenta. Omenta, it is nothing but the folds of the peritoneum are connected with the stomach, which is called as omenta. Okay, the folds of the peritoneum. So where it is connected to stomach. Okay, the folds of the peritoneum, it is connected to stomach. Okay, if it is connected to the stomach, we call it as omenta. This is divided into two. One is greater omentum and the other is lesser omentum. Greater omentum, what is happening is that it is hanging from the lower border of the stomach. Okay, so from where it is hanging from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine. So from where it starts from the lower border of the lower border of the stomach. Okay, from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine. So greater omentum, it starts from the lower border of the stomach to the until it ends till the front surface of the small intestine. और दूसरा है लेसर ओमेंटम. ये लिवर से, ओके, लिवर का लोअर बॉर्डर से लेकर जो लेसर कर्वेचर है ना स्टमक का, लेसर कर्वेचर तक होता है. मतलब लेसर ओमेंटम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. So it is usually about this omenta. Omenta, it is usually nothing but the fold of peritoneum, which is connected to the stomach, which is called as omenta. And this is divided into two. One is greater omentum, the other is lesser omentum. Greater omentum, it is usually hangs from the lower border of the stomach to the front surface of the small intestine. And lesser omentum extends from the lower border of the liver to the lesser curvature of the stomach. So next is mesentery. तो mesentery क्या होता है? ये भी एक फोल्ड है पेरिटोनियम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से अटैच हुआ होता है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से अटैच हुआ होता है, कहाँ तक अटैच हुआ होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. ओके, कहाँ तक कनेक्ट हुआ है? तो कहाँ तक अटैच हुआ है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. ओके, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस mesentery. सो mesentery क्या होता है? यहाँ पे ये जो फोल्ड होता है ना पेरिटोनियम का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स तक अटैच हुआ होता है. और जो पेरिटोनियम अटैच होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से तक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक अटैच होता है. तो क्या क्या इसके अंदर से आता है? दैट इज ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फैटिक्स. इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, किसके थ्रू एंट्री मारते हैं? मेसेंट्री के थ्रू. ओके, किसके थ्रू एंट्री मारते हैं? मेसेंट्री के थ्रू. सो इट इज mesentery. तो mesentery is the fold of peritoneum which attaches to the different parts of the small intestine to the posterior abdominal wall. So where it is attaching from the different parts of the small intestine to the posterior abdominal wall. So what and all is entering through mesentery is that blood vessels, nerves, lymphatics. This enters into the intestine through mesentery. Okay, this enters into the intestine through mesentery. तो mesentery हो गया जहाँ पे पेरिटोनियम जो अटैच होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन जो अटैच होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फैटिक्स एंट्री मारते हैं इंटेस्टाइन में mesentery के थ्रू. सो इट इज यूजुअल. सो नेक्स्ट इज पेरिटोनियल लिगामेंट्स. पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होता है? ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि लिवर और यूट्रस को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है. तो पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होता है? ये जो फोल्ड होता है ना पेरिटोनियम का, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि लिवर और यूट्रस को कहाँ तक? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस peritoneal ligaments. So these are the folds of peritoneum which connects organs like liver and uterus to the posterior abdominal wall.
So next is pelvic peritoneum. So pelvic peritoneum, it is a part of peritoneum which is present in the pelvic region. तो pelvic peritoneum क्या होता है? ये peritoneum का एक part है जो pelvic region में है, जो pelvic region में है. So this pelvic peritoneum में क्या होता है? ये continuation होता है peritoneum का abdominal cavity में. ये pelvic peritoneum क्या होता है? ये continuation होता है peritoneum का abdominal cavity में. So it is usually about this pelvic peritoneum. So these are the different organs, different structures in the peritoneum. That is venta, mesentery, peritoneal ligaments, and pelvic peritoneum. So we'll continue with the next structure, that is accessory organs of digestion. Accessory organs of digestion. तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं, accessory organs of digestion. तो डाइजेशन होता है ना फूड का, वो दो एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब ये जो होता है ना, ये दो एब्डोमिनल ऑर्गन से होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर रहता है, जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर रहता है. तो वो है लिवर और बाइल डक्ट, और दूसरा है पैनक्रियास. मतलब यहाँ पे जो डाइजेशन का फूड होता है ना, वो एडेड, मतलब वो दो एब्डोमिनल ऑर्गन से होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर रहता है. जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर रहता है वो है लिवर, बाइल डक्ट, और दूसरा है पैनक्रियास. So that is digestion of the food. It is aided by two abdominal organs which is situated outside the alimentary canal. Okay, it is situated outside the alimentary canal, and the organs which are there, that is mainly liver and bile duct and pancreas. So हम लोग एक एक करके देखते हैं. पहला है लिवर. तो लिवर, इसका पोजीशन कहाँ पे है? लिवर ना एक एब्डोमिनल ऑर्गन का बड़ा सा ऑर्गन है. तो लिवर जो बॉडी में हमारा है ना, वो बहुत बड़ा सा ऑर्गन है जो अपर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर रहता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर रहता है, और नीचे उसका डायफ्राम होता है, और वो लाइक ये कहाँ पे रहता है? लोअर लिप्स के अंदर में रहता है, लोअर रिब्स के अंदर में रहता है. तो पोजीशन क्या है? लिवर एक बड़ा सा ऑर्गन है जो कहाँ पे रह रहा है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में है, और नीचे उसका मतलब डायफ्राम के नीचे रहता है, और कहाँ पे रहता है? लोअर लिप्स के बीचों बीच रहता है, लोअर रिब्स के बीचों बीच रहता है. तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसके जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, तो इसमें ना दो लोब होता है. एक्सटर्नल मतलब इसके जो लिवर के होता है ना, वो दो लोब होते हैं इसमें, और चार सरफेस होता है. तो दो लोब इसमें हो गया, जैसे कि देखो यहाँ पे लेफ्ट लोब और राइट लोब. ओके, लेफ्ट लोब और राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है और राइट लोब होता है. और जो यहाँ पे ना तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लिवर क्या होता है? यहाँ पे दो लोब्स होते हैं और इसके चार सरफेस होते हैं. जो लोब्स होते हैं और इसमें चार सरफेस होता है. जो लोब्स होते हैं ना, वो राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है. दैट इज लेफ्ट लोब एंड राइट लोब होता है. सो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन कर रहे हैं. मतलब डाइजेशन जो फूड होता है ना, वो दो एब्डोमिनल ऑर्गन से भी हो सकता है. जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर रहता है वो है लिवर एंड बाइल डक्ट, और दूसरा है पैनक्रियास. So it is digestion of food. It is mainly aided by two abdominal organs which is situated outside the alimentary canal, and they are mainly liver and bile ducts as well as pancreas. So liver, so position it is that this liver is usually the largest abdominal organ. Okay, liver is usually the largest abdominal organ. So this lies in the upper part of the abdominal cavity, and it lies below the diaphragm and under the covers of lower lips. So the external features is that it contains of two lobes and four surfaces. Two lobes are mainly left lobe and right lobe. And the surfaces, I have told you, it has four surfaces. So one is superior surface, inferior surface, anterior surface और posterior surface. तो चार surface है. एक तो superior surface है, inferior surface है, anterior surface है और posterior surface है. superior surface क्या होता है? वो ऊपर वाला हिस्सा होता है. ये तो कहाँ से? उसका वो लिवर का जो ऊपर वाला surface है ना, वो डायफ्राम को टच करता है. जो ऊपर वाला surface होता है ना, वो डायफ्राम के टच करता है. और inferior surface हो गया नीचे वाला surface. नीचे वाला सरफेस तो एब्डोमिनल विसरा को फेस करता है, एब्डोमिनल विसरा को फेस करता है. सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस इंफीरियर सरफेस. और एंटीरियर सरफेस हो गया सामने वाला सरफेस. सामने वाला सरफेस में क्या है? वो रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेजेस बाय द डायफ्राम. तो ये कैसे सेपरेट किया हुआ है? रिब्स और कोस्टल कार्टिलेजेस डायफ्राम का जो होता है ना, वो सेपरेट कर रहा है. पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे का सरफेस. पीछे का सरफेस में क्या होता है? ये पोस्टीरियर सरफेस वर्टिब्रे के आगे में है, वर्टिब्रे के आगे में है, वर्टिब्रल कॉलम के आगे में है. और दैट इज यूजुअली अबाउट दिस सरफेसेस. सो सरफेसेस क्या है? चार सरफेस है. एक तो सुपीरियर सरफेस है, दूसरा इंफीरियर सरफेस है, तीसरा एंटीरियर सरफेस है, और चौथा पोस्टीरियर सरफेस है. सुपीरियर सरफेस क्या होता है? ये
मतलब ये कॉन्टैक्ट, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना वो डायफ्राम से कॉन्टैक्ट में रहता है। इंफीरियर सरफेस होता है ना जो अब्डोमिनल विसरल है ना उसको फेस करता है। एंटीरियर सरफेस होता है ना वो जो सेपरेट होता है रिब्स और डायफ्राम से। और पोस्टीरियर सरफेस होता है ना ये वर्टिबल कॉलम के आगे में रहता है। सो दैट इज यूजुअली सर्फेसेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, inferior surface, anterior surface. Superior surface, it is in contact with the diaphragm. Inferior surface, it is facing the abdominal viscera. Anterior surface, it gets separated from the ribs and the costal cartilage of the diaphragm. Posterior surface, it lies in front of the vertebral column. So that is usually about the surfaces of liver. So next is internal structure. So external features you have seen. Now we'll see about the internal features. So the liver consists of large number of liver cells. Okay, the liver consists of large number of liver cells. So that is liver में क्या होता है, बहुत सारे liver cells होते हैं जिसको हम बोलते हैं lobules. तो liver consists of large number of cells which is called as lobules, and in each lobule we have a central vein or intralobular vein. Okay, in each lobes we have central vein or intralobular vein, and the connective tissue in lying in this between the lobules contains the branches of portal vein, hepatic artery, bile duct. तो यहाँ पे क्या होता है, सो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, लिवर सेल, लिवर है ना जो बहुत सारे लिवर सेल से बनाया गया होता है इसमें, जिसको हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं। और एक एक लोब्यूल में सेंट्रल वेन और इंट्रालोबुलर वेन होता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना इसमें, ये जो लोब्यूल्स के बीच में होता है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू ईच लोब्यूल्स के बीच में जो होता है वो क्या क्या रखता है, पोर्टल वेन रहता है, हेपेटिक आर्टरी रहता है और बाइल डक्ट होता है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर इट इज मेनली, इट इंक्लूड्स इज दैट it consists of number of different liver cells which is usually called as lobules, and each lobule has central vein or intralobular vein, and the connective tissue which is lying in between the lobules contains branches of portal vein, hepatic artery and bile duct. So next is blood supply. So you have seen here, so that is usually what is that, this is the portal vein, bile duct, hepatic artery, so this is central vein, and these are the lobules. So each lobules, okay, in each lobule the connective tissue which is lying between the lobules consists of this portal vein, bile duct, hepatic artery. तो blood supply कैसे होता है लिवर को? So blood supply it is mainly done by hepatic artery and portal vein. Okay, blood supply it is mainly done through hepatic artery and portal vein. तो blood supply कैसे हो रहा है? hepatic artery से हो रहा है और portal vein से हो रहा है। So hepatic artery, तो hepatic artery का काम क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में पास करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में सप्लाई करता है। पोर्टल वेन क्या करता है, ये पोर्टल वेन भी ब्लड को लिवर में लेके आता है, पोर्टल वेन भी ब्लड को लिवर में लेके आता है। और ये जो होता है ना ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, स्टमक से, स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से लिवर को। तो ये कहाँ से ब्लड को कैरी कर रहा है, स्टमक से, स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से और लिवर को। So it is usually about this portal vein and hepatic artery. Hepatic artery it supplies oxygenated blood to the liver, and portal vein it carries blood to the liver from stomach, intestine and spleen. Hepatic veins तो ये क्या करता है, ये impure blood होता है ना वो लिवर से लेके जाता है और inferior vena cava में ड्रेन करता है, inferior vena cava में ड्रेन करता है। तो हेपाटिक वेन्स क्या होता है, ये impure blood को लेके जा रहा है लिवर से और inferior vena cava में ड्रेन करता है। So it is usually about this hepatic artery, portal vein and hepatic vein. So the hepatic artery it carries oxygenated blood to the liver. Portal vein brings the blood, it carries the blood from the stomach, spleen and intestine to the liver. Hepatic vein carries impure blood of the liver and drain into the inferior vena cava. So that is usually about this thing. So next is functions. What is this? Bile duct. तो बाइल डक्ट होता क्या है, तो बाइल डक्ट होता है ना जो सिक्रीट, बाइल होता है ना जो लिवर में सिक्रीट होता है, बाइल जो होता है ना वो लिवर का सिक्रीशन है जो बाइल डक्ट के थ्रू कैरी होता है, बाइल डक्ट के थ्रू कैरी होता है और बाइलरी कैनेलिकुला में फॉर्म होता है, बाइलरी कैनेलिकुली में फॉर्म होता है। ये जो बाइलरी कैनेलिकुली है ना वो स्मॉल बाइलरी चैनल्स होता है, जो होता है ना चैनल्स होता है जो लोब्यूल्स के बीच में होता है, जो लोब्यूल्स के लिवर के जो लोब्यूल्स होते हैं ना उसके बीच में रहता है। तो बाइल डक्ट होता है ना ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट लोब में होता है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट लोब में, और ये दोनों मिला के हेपाटिक डक्ट फॉर्म होता है, ये दोनों मिला के हेपाटिक डक्ट फॉर्म होता है। तो ये हेपाटिक डक्ट होता है ना वो सिस्टिक डक्ट, गैल ब्लैडर को डक्ट होता है ना उसमें मिल जाता है।
ये हेपेटिक डक्ट होता है ना, जो गैल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट होता है ना, उसमें वो मिल जाता है और एक कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म हो जाता है, और एक कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म हो जाता है। सेटस बाइल डक्ट में क्या होता है, जो लिवर का सिक्रीशन होता है ना, वो बाइल होता है जो बाइल डक्ट कैरी करता है, और ये कैरी करने के टाइम में एक बन जाता है, जैसे कि बाइलरी कैनालिकुलाई फॉर्म हो जाता है। और ये बाइलरी कैनालिकुला होता है ना, स्मॉल बाइलरी डक्ट होता है जो राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर में होता है, और ये दोनों मिला के हेपेटिक डक्ट फॉर्म होता है। और जो हेपेटिक डक्ट होता है ना, ये सिस्टिक डक्ट, जो गैल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट है उसमें मिल जाता है और एक डक्ट बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। दैट इज यूजुअली अबाउट दिस bile duct. So bile duct, it is nothing but secretion of liver. The bile is nothing but secretion of liver, which is usually carried out by through this bile duct, and this is formed by the union of biliary canaliculi. And this biliary canaliculi are the small biliary channels. Okay, they are usually small biliary channels which is present in the lobules of the liver. Okay, which is present in the lobules of the liver, that is right and left lobe. Together it forms the hepatic duct, and this hepatic duct will unite with the cystic duct of the gallbladder and form a common duct, that is bile duct. So that is usually about this bile duct. So next हो गया functions liver का. function क्या हो गया, पहला हो गया secretion of bile होता है, फिर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और सिंथेसाइज करता है, उसके बाद यूरिया को फॉर्म करता है, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को, उसके बाद फैट को कन्वर्ट करता है, दैट इज अनसैचुरेटेड फैट को कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैट में, अनसैचुरेटेड फैट को कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैट में। उसके बाद ये स्टोरेज का फंक्शन करता है, जैसे कि आयरन और विटामिन B12 को स्टोर करता है, ये आयरन और विटामिन B12 को स्टोर करता है, जो वह बहुत ही नेसेसरी है आरबीसी को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी सिंथेसिस करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी सिंथेसाइज करता है, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ना, ये ब्लड कोआगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड कोआगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हेपारिन को सिंथेसाइज करता है, हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट है जो क्लॉट फॉर्मेशन को अवॉइड करता है, दैट इज हेपारिन को भी फॉर्म करता है। उसके बाद हीट को प्रोड्यूस करता है, ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से हीट को प्रोड्यूस करता है, ये किस लिए होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है ना, उसको इनएक्टिवेट करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बॉडी में होता है उसको इनएक्टिवेट करता है। उसके बाद ये स्टोरेज का फंक्शन भी करता है, जैसे कि ADENK को स्टोर करता है, विटामिन ADENK को स्टोर करता है। सो दैट इज यूजुअली फंक्शंस क्या क्या होता है इसमें। तो फंक्शंस ऑफ लिवर में क्या होता है, यहाँ पे पहले वो बाइल को सिक्रीट करता है, उसके बाद ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, उसके बाद यूरिया को फॉर्म करता है, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, अनसैचुरेटेड फैट्स को कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैट में, उसके बाद आयरन और विटामिन B12 को स्टोर कर रहा है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी सिंथेसाइज करता है, हेपारिन को सिंथेसाइज करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को इनएक्टिवेट करता है, और विटामिन ADENK को भी स्टोर करता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस फंक्शंस ऑफ लिवर, दैट इज सिक्रीशन ऑफ बाइल and synthesis and storage of glycogen, formation of urea, synthesis of plasma protein, unsaturated fats are converted into saturated fats, storage of this iron and vitamin B12 which is necessary for the production of RBCs, and then storage, synthesis of fibrinogen and prothrombin for necessary for the blood coagulation, then synthesis of heparin which is an anticoagulant, then it produces heat due to the metabolic reaction, then it inactivates toxic substances and drugs which is harmful to the body, then it stores vitamin A, E, D and K in the body. So that is usually about this liver. Good morning students. So we'll start with the class. So previous class I had dealt with liver, so now we'll start with the next structure, that is gallbladder. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लिवर के बारे में पढ़ाई किया था, तो हम लोग अब गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो गैल ब्लैडर होता क्या है, तो गैल ब्लैडर ना एक पियर शेप का होता है, मतलब पियर शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा ना आप लोगों ने, ये जो होता है ना, ये होता है पियर शेप। तो ये पियर शेप के जैसा होता है, जो किसके लिए होता है, वो बाइल स्टोरेज के लिए होता है। किसके लिए होता है, बाइल स्टोरेज के लिए होता है। तो ये पे क्या होता है, यहाँ पे जो गैल ब्लैडर होता है वो, तो जो गैल ब्लैडर होता है ना, वो एक पियर शेप का जैसा है, जो मतलब ये हो गया पियर शेप का जैसा, मतलब यहाँ पे बाइल स्टोर होता है, यहाँ पे जो होता है ना बाइल स्टोर होता है। तो ये कहाँ पे है, ये लिवर के राइट लोब के नीचे है, लिवर के राइट लोब के नीचे है। तो इसमें ना फंडस होता है, बॉडी होता है और नेक होता है। तो ये लिवर के राइट लोब में, मतलब राइट लोब के लिवर के राइट लोब के नीचे होता है,
जो इसमें होता है फंडस, बॉडी और नेक होता है। सो गैल ब्लैडर पेयर शेप होता है जो बाइल स्टोरेज के लिए होता है, और ये लीवर के राइट लोब के नीचे होता है जिसमें फंडस, बॉडी और नेक होता है। सो गैल ब्लैडर इट इज यूजुअली अ पेयर शेप्ड structure which is used for storing bile, and this is situated below the surface of the right lobe of the liver, and it consists of fundus, body and neck. तो कोट, तो दूसरा हो गया कोट ऑफ गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर में 3 कोट होता है। तो पहला हो गया पेरिटोनियल कोट, दूसरा हो गया मिडिल मस्कुलर कोट, और तीसरा हो गया इनर म्यूकस कोट। ओके, सो इसमें भी तीन कोट होते हैं। तो पहला हो गया पेरिटोनियल कोट, दैट इज आउटर सेरस और पेरिटोनियल कोट होता है, और दूसरा हो गया मिडिल मस्कुलर कोट, तीसरा हो गया इनर म्यूकस कोट। तो इसमें हम लोग जो होता है ना 3 कोट होता है, पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट और इनर म्यूकस कोट। तो जो पेरिटोनियल कोट होता है ये जो कंटिन्यूस होता है पेरिटोनियम से लेकर लीवर को कवर होता है। सो ये कंटिन्यूस होता है पेरिटोनियम से जो लीवर को कवर कर रहा है। और मस्कुलर कोट होता है, ये मतलब इसमें अनस्ट्रिप्ड मसल्स होता है, ये अनस्ट्रिप्ड मसल से बनाया जाता है, बनाया गया है, अनस्ट्रिप्ड मसल से बनाया गया है। और म्यूकस कोट जो होता है वो बाइल डक्ट का लाइनिंग होता है जो कंटिन्यू होता है लाइनिंग के बाइल डक्ट के लाइनिंग से। ओके, कंटिन्यू होता है बाइल डक्ट के लाइनिंग से। सो इट इज कोट ऑफ गैल ब्लैडर। तो ये पे गैल ब्लैडर में 3 कोट होता है, पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट और म्यूकस कोट। पेरिटोनियल कोट में होता है, तो पेरिटोनियल कोट होता है जो पेरिटोनियम से कंटिन्यूस होके लिवर का कवरिंग होता है। मस्कुलर कोट होता है जो अनस्ट्रिप्ड मसल से बनाया जाता है, और म्यूकस कोट होता है जो कंटिन्यू होता है लाइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट से। तो दैट इज यूजुअली दे आर हैविंग 3 कोट्स, दैट इज पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट और म्यूकस कोट। पेरिटोनियल कोट इट यूजुअली कंटिन्यूस विद द पेरिटोनियम which is covering the liver. Muscular coat it is usually made up of unstripped muscles, or mucus coat it is continuous with the lining of the bile duct. So that is usually about this coats of gallbladder. So next is duct of gallbladder. So duct of gallbladder, so the duct it is usually, so duct is usually next स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर। तो डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर में क्या होता है, डक्ट जो होता है ना वो गैल ब्लैडर से ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये कहाँ पे है, गैल ब्लैडर के नेक में है। तो डक्ट क्या होता है यहाँ पे, जो होता है ना जिसमें से गैल ब्लैडर ओपन होता है, डक्ट वो होता है जिसमें से गैल ब्लैडर ओपन होता है, हम जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये हो गया नेक ऑफ द गैल ब्लैडर होता है जहाँ पे सिस्टिक डक्ट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो होता है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है, नेक ऑफ द गैल ब्लैडर से। तो सिस्टिक डक्ट क्या होता है, ये मिल जाता है, मतलब यूनाइट, मतलब ये जो जुड़ जाता है कहाँ पे, कॉमन डक्ट होता है ना हेपाटिक डक्ट में जुड़ जाता है, हेपाटिक डक्ट में जुड़ जाता है, और जो जुड़ने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है, उसके साथ जुड़ने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सिस्टिक डक्ट होता है, ये हेपाटिक डक्ट होता है, तो यहाँ पे ये यूनाइट हो रहा है, तो यहाँ पे यूनाइट होके ये एक कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है, कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है। तो कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ना वो पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ता है और डिओडिनम में ओपन होता है। जो कॉमन बाइल डक्ट होता है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाता है और डिओडिनम में ओपन होता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर। सो डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर में क्या हो रहा है, तो जो होता है ना गैल ब्लैडर ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये कहाँ से अराइज हो रहा है, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, गैल ब्लैडर के नेक से अराइज हो रहा है। वो जो सिस्टिक डक्ट होता है ना वो कॉमन मतलब यूनाइट होता है, कहाँ पे यूनाइट हो रहा है, हेपाटिक डक्ट से यूनाइट होके कॉमन बाइल डक्ट बनता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जुड़ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ के वहाँ पे डिओडिनम में ओपन हो रहा है। So normally what is the next is duct of gallbladder. The duct it is usually through which gallbladder opens, that is usually called as cystic duct. So this cystic duct arises from the neck of the gallbladder, and this usually unites with common hepatic duct and forms a common bile duct. So the common bile duct then joins with the pancreatic duct and opens in the duodenum. Okay, opens into the duodenum. So next is functions of gallbladder. तो gallbladder का function क्या होता है, ये बाइल को स्टोर करता है, ये बाइल को स्टोर करता है जो लिवर सिक्रीट करता है, मतलब ये बाइल को स्टोर करता है और लिवर को सिक्रीट करता है। So that is function of gallbladder is that it stores the bile that is secreted in the liver. So what is this bile? बाइल एक अल्कलाइन फ्लूइड है, ओके, एक अल्कलाइन फ्लूइड है जो लिवर में सिक्रीट हो रहा है और गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ये अगर 500 से 1000 ml बाइल सिक्रीट होता है, मतलब लिवर कितना सिक्रीट करता है एक दिन में, तो 500 से 1000 ml सिक्रीट कर रहा है, और जो गैल ब्लैडर का कैपेसिटी होता है वो 30 ml होता है। गैल ब्लैडर का जो कैपेसिटी होता है ना जितना स्टोर कर सकता है वो 30 ml होता है। तो इसलिए क्या होता है,
बाइल को कॉन्सेंट्रेट करके गैल ब्लैडर में करता है, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करके गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल में क्या क्या होता है, मतलब 86% पानी होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट्स होता है, म्यूसिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरा सब्सटेंसेस। तो बाइल वो क्या होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो लिवर सिक्रीट करता है और गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे बाइल मतलब लिवर कितना एक दिन के लिए कितना सिक्रीट करता है, 500 से 1000 ml सिक्रीट करता है और जो कैपेसिटी होता है ना गैल ब्लैडर का वो 30 ml होता है। तो बाइल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होके गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल क्या क्या होता है, बाइल में पानी होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, म्यूसिन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरा सब्सटेंसेस होता है। तो बाइल इट इज यूजुअली एन अल्कलाइन, क्या होता है एक अल्कलाइन फ्लूइड है जो सिक्रीट लिवर सिक्रीट करता है और गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। मतलब एक दिन में लिवर 500 से 1000 ml का बाइल सिक्रीट करता है और जो बाइल का कैपेसिटी गैल ब्लैडर का कैपेसिटी होता है ना वो 30 ml का होता है। तो गैल ब्लैडर इसलिए बाइल को कॉन्सेंट्रेट करके स्टोर करता है। बाइल में क्या क्या होता है, पानी, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, म्यूसिन, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंसेस होता है। So what is bile? Bile it is usually an alkaline fluid which is secreted by the liver and this is stored in gallbladder. So per day liver secretes about 500 to 1000 ml of bile. Okay, per day liver secretes about 500 to 1000 ml of bile. So this capacity, but the capacity of the gallbladder is about 30 ml. So the bile is concentrated, then it is stored in the gallbladder. So bile contains about water, bile salt, bile pigment, mucin, cholesterol or other substances. तो नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या होता है, वो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है। बाइल सॉल्ट्स होता है क्या है, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और जो बाइल सॉल्ट होता है ना डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है लाइपेज का। ओके, लाइपेज का जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है। लाइपेज क्या है, एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है। लाइपेज क्या है, एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है। और बाइल सॉल्ट इसलिए भी यूजफुल होता है, वो फैट को अब्जॉर्प्शन में यूज करता है। ये फैट को अब्जॉर्प्शन में यूज होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करने के लिए भी यूजफुल होता है, जैसे कि A, D, E, N, K। तो बाइल सॉल्ट्स होते क्या है, वो सोडियम टोरोकोलेट है और सोडियम ग्लाइकोकोलेट है। बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, डाइजेस्टिव इंक्रीज होता है डाइजेस्टिव लाइपेज का डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। लाइपेज एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को अगर अब्जॉर्ब करना है उसमें भी ये हेल्प करता है। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे कि A, D, E, N, K। So bile salt it is usually sodium taurocolate and sodium glycocolate. So bile salt usually increases the digestive activity of lipase. So lipase is usually a pancreatic enzyme. Okay, lipase is usually a pancreatic enzyme. So this is also helpful in absorption of fat such as fatty acid, glycerol and cholesterol, and also it is helpful in absorption of fat soluble vitamins such as A, D, E and K. So next is bile pigments. Bile pigments होते क्या है, वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। बाइल पिगमेंट्स होते क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है। ये कैसे फॉर्म होता है, हेमोग्लोबिन से। ओके, ये कैसे फॉर्म होता है, हेमोग्लोबिन से। ये कब फॉर्म होता है, जब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, जब डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का स्प्लीन में। ओके, कब फॉर्म होता है, जब वो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का स्प्लीन में। So it is bile pigments are usually the bilirubin or biliverdin and they are formed when from hemoglobin which is released in the destruction of RBCs and in the spleen. तो ये हो गया bile. So this is about this gallbladder. So gallbladder is pear-shaped structure which is used for storage of bile. So this is about this gallbladder. So next structure is pancreas. So where is this pancreas? कहाँ पे next structure हम लोग पढ़ेंगे pancreas. Pancreas कहाँ पे है, उसका position कहाँ पे है। तो pancreas क्या होता है, एक long slender gland है। pancreas होता क्या है, एक long slender gland है जो posterior abdominal wall के आगे में रहता है। मतलब ये lies कहाँ पे होता है, posterior abdominal wall के आगे में रहता है और ये stomach के पीछे रहता है। कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार वर्टिब्रे के लेवल में, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार वर्टिब्रे के लेवल में। पैंक्रियास क्या होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर ग्लैंड है जो अक्रॉस मतलब ट्रांसवर्सली कहाँ पे रुक रहा है, पोस्टीरियर मतलब एब्डोमिनल वॉल के पीछे में। और ये कहाँ पे रह रहा है, स्टमक के पीछे में। कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार वर्टिब्रे के लेवल में, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार वर्टिब्रे के लेवल में। सो पैंक्रियास इट इज यूजुअली अ लॉन्ग स्लेंडर ग्लैंड विच लाइज ट्रांसवर्सली अक्रॉस दी posterior abdominal wall. Posterior is the back side, so that is posterior abdominal wall, and it lies stomach, behind the stomach. Okay, it lies behind the stomach, where at the level of first and second lumbar vertebrae. Okay, first and second lumbar
वर्टिब्रे, तो वो हो गया पैंक्रियास। तो पैंक्रियास में कौन से होते हैं, जैसे कि हेड होता है, बॉडी होता है, और पार्ट्स कौन से हेड, बॉडी और टेल है, हेड, बॉडी और टेल है। तो पैंक्रियास के कौन से पार्ट्स है, हेड, बॉडी और टेल है। तो हेड कहाँ पे है, ये सी शेप कर्व ऑफ डिओडिनम, कहाँ पे है, ये सी शेप कर्व ऑफ डिओडिनम के आगे में है। जैसे कि ये डिओडिनम है ना, ये सी शेप्ड है, तो सी शेप के आगे में है, तो ये जो होता है ना ये पैंक्रियास है, ये जो होता है ना ये पैंक्रियास होता है। तो सी शेप आगे में है ये, उसके नीचे मतलब डिओडिनम के ऊपर में ये है। उसके बाद बॉडी कहाँ पे है, लंबा वर्टिब्रे के आगे में है, बॉडी कहाँ पे है, लंबा वर्टिब्रे के आगे में है। और टेल जो होता है ना वो स्प्लीन के हीलियम से कांटेक्ट में है, स्प्लीन के हीलियम से हाइलम से कांटेक्ट में है, तो स्प्लीन के हाइलम से कांटेक्ट में। तो देखो उसको ये है ना टेल, ये जो टेल होता है ना ये सर है उसका, ये बॉडी है उसका, और ये जो टेल है, टेल कहाँ पे है, स्प्लीन के हाइलम में है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास। सो पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। तो हेड कहाँ पे लाई हो रहा है, वो डिओडिनम, सी शेप डिओडिनम के आगे में है, और जो बॉडी होता है वो लंबा वर्टिब्रे के आगे में है, और टेल जो होता है वो स्प्लीन के कॉन्टैक्ट में, हाइलम ऑफ द स्प्लीन के कॉन्टैक्ट में है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हेड, body and tail. Head usually lies in the C-shaped duodenum. Okay, it lies in the C-shaped curve of duodenum. Then body usually lies at the front of the lumbar vertebrae, and then tail usually lies at the hilum of the spleen. So this is usually the parts of pancreas. So that is usually about this thing. So next is structure. Structure क्या होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो पैंक्रियास में होते हैं ना लोब्यूल्स ज़्यादा है, पैंक्रियास जो होते हैं ना लोब्यूल्स ज़्यादा है। जैसे कि सिक्रेटरी सेल्स का लोब्यूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं एकिनी, ओके, जिसको हम बोलते हैं एकिनी। और एकिनी के बीचों बीच एंडोक्राइन सेल्स होता है, एकिनी के बीचों बीच एंडोक्राइन सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो स्ट्रक्चर क्या पैंक्रियास का कैसे होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोब्यूल्स होता है, मतलब सेक्रेटरी सेल्स का लोब्यूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं एकिनी, ओके, जिसको हम बोलते हैं एकिनी। और जो एकिनी होता है ना इसके बीचों बीच एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ओके, जिसको हम बोलते हैं हाइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और यहाँ पे जो लोब्यूल्स के बीच मतलब लोब्यूल से ना छोटे छोटे डक्ट निकल आते हैं, छोटे छोटे डक्ट निकल आते हैं, और जो डक्ट होता है ना वो यूनाइट होता है और रीयूनाइट होता है, किस लिए, पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होने के लिए, पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होने के लिए। तो डक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, टेल से शुरू हो रहा है, और कहाँ से टेल से शुरू हो रहा है, कहाँ से उगता है, हेड ऑफ द पैंक्रियास से उगता है। और ये जो होता है ना वो डिओडिनम में एंट्री मारता है, डिओडिनम में एंट्री मारता है, कहाँ से, कॉमन बाइल डक्ट से, डिओडिनम में एंट्री मारता है और जॉइन होता है कॉमन बाइल डक्ट के अलॉन्ग। सर्टेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ लोब्यूल्स होता है सेक्रेटरी सेल्स का जिसको हम बोलते हैं एकिनी, ओके, जिसको हम बोलते हैं एकिनी। और इस एकिनी के बीचों बीच एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलाइट ऑफ लैंगरहांस। और स्मॉल डक्ट होता है ना जो लोब्यूल से एमर्ज होता है, मतलब लोब्यूल से उगता है, और ये यूनाइट होता है, रीयूनाइट होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है। और पैंक्रियाटिक डक्ट क्या होता है, ये जो होता है ना ये टेल से शुरू होता है और पैंक्रियास के सर पे उगता है और डिओडिनम में एंट्री मारता है, किसके साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे जो होता है ना ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये हो गया एकिनी। एकिनी के बीचों बीच में लोब्यूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहांस। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास। तो pancreas structure it usually consists of number of lobules of secretory cells which is called as acini, and in between this acini there are usually group of endocrine cells which is called as islets of Langerhans, and this small duct usually emerge from these lobules and they unite and reunite to form pancreatic duct, and the duct usually begins in the tail and it emerges in the head of the pancreas and it makes entry in the duodenum along with this common bile duct. So that is usually about the structure. सो नेक्स्ट इज सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में यह क्या होता है, दो प्रकार के सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन और एंडोक्राइन सिक्रीशन होता है। एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है जहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस होता है जो डाइजेशन के लिए, फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो होता है ना डिओडिनम के अंदर जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट से, ओके, डिओडिनम के अंदर जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसमें, जैसे कि लाइपेस होता है, अमेलेस होता है और ट्रिप्सिन होता है। तो ये पे एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक जूस है जो डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये डिओडिनम में होता है जिसके कहाँ से, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू से जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेस, अमेलेस एंड ट्रिप्सिन। लाइपेस क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। अमेलेस क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है।
ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. So that is usually secretion of exocrine. Exocrine, it is usually a pancreatic juice which is usually used in the digestive function, and this is usually it is done in the duodenum, which is entries through pancreatic duct. It contains certain digestive enzymes, that is lipase, amylase and trypsin. Lipase converts fat into fatty acids and glycerol. Amylase converts starch into maltose. Trypsin usually converts peptones into amino acids. और दूसरा सिक्रेशन है एंडोक्राइन सिक्रेशन. ये जो होता है ना, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करता है और सर्कुलेशन में डायरेक्टली भेजता है, सर्कुलेशन में डायरेक्टली भेजता है. तो यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जैसे कि वो 2 डिफरेंट सेल से सिक्रीट होता है. हार्मोन्स कौन से सिक्रीट हो रहा है, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन. ओके, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन. ग्लूकोगॉन अल्फा सेल सिक्रीट करता है और इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करता है. ये जो हार्मोन्स होता है ना, वो आइलेट सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है, सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है, जैसे कि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन. सो एंडोक्राइन सिक्रेशन क्या होता है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट करता है, जो सर्कुलेशन में डायरेक्टली जाता है. और ये सिक्रेशन होता है ना, सेल्स के थ्रू में सिक्रीट होता है, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन. ग्लूकोगॉन अल्फा सेल्स को सिक्रीट करता है और इंसुलिन बीटा सेल्स को सिक्रीट करता है. सो एंडोक्राइन सिक्रेशन, इट इज मेनली सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड इट्स डायरेक्टली poured into the circulation. And secretion usually gives, like they give about 2 different hormones which is secreted by the cells of islets of Langerhans, that is glucagon and insulin. Glucagon is secreted by the alpha and insulin cells, alpha cells, and insulin secreted by beta cells. So this is usually secretion of pancreas, that is exocrine and endocrine. Exocrine, it is useful for digestion. Endocrine, it usually secretes the hormone. So this is usually about this pancreas.